बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। माय डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज चैप्टर 2 इसके एक्सरसाइज और उसमें पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मेरे पास है दैट इज हाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम E by M। E by M मीन चार्ज टू मास रेशो एंड चार्ज, यानी ना आपको इलेक्ट्रॉन की E/M रेशो दी गई है, आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, आपने इन दोनों से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको मालूम करना है। क्वेश्चन की नेचर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टूडेंट क्वेश्चन की नेचर को समझ लेना तो समझे वो बड़ी हद तक सही आंसर देने की पोजीशन में आ जाता है। पहले हम ना ये E/M रेशो जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की या कैथोड रेज की जो E/M रेशो निकाली वो है 1.75 10^11 कूलम पर केजी, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6022 10^-19 कूलम। ये मेरे पास E/M रेशो भी आ गई, E/M रेशो ये, और मेरे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आ गया, और वो ये। अच्छा, अब मैं लिखता हूं यही वाला, मैं लिखता हूं जी E/M, E/M चार्ज टू मास रेशियो दैट इज इक्वल टू E को हम क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कह लो, ऑफ बाय M इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, मैंने इसी को लिखा ना, E को मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा, M को मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ये हमारे पास बना 1.7588 10^11 कूलम पर केजी। मैंने ऊपर वाली चीज लिखी है, यानी E को मैंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है, इनको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू, यही मैंने तो लिखी है। अब हम जानना क्या चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम जानना चाहते हैं। अब ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा, ठीक है ना। अब आप ना इसके सिर्फ इस साइड पे आ जाएं। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना चाहते हैं ना तो डेफिनेटली ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, यानी रीअरेंज हुआ। तो रीअरेंजमेंट के बाद आपके पास जो नई शक्ल बनी वो आ गया जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माय डियर स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू, अब ना ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 पॉइंट, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं डायरेक्ट, 6022 10^-19 कूलम ओवर, ये डिनोमिनेटर में आ गया 1.7588 10^11 कूलम पर केजी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे द आंसर इज 9.1095 10^-31, और ये कूलम से कूलम ये ऊपर जाके केजी। सो दिस वन इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं, विच क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड सब शेल क्वांटम नंबर। हम किस क्वांटम नंबर को सब शेल क्वांटम नंबर कहते हैं? स्टूडेंट, हम 4 क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर, 4। इसमें जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ना, AZIMUTHAL, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ना, ये हमें शेप्स, ये हमें बताता है शेप्स ऑफ सबशेल, सबशेल यही हमें बताता है ना कि एस जो है वो सफेरिकल सिमेट्रिकल, पी डबल शेप है, जो डी है वो 100 से, ये हमें बताता है। और साथ ही साथ ये हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आ सबशेल, ये सारी की सारी बातें जो हैं ये हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। तो कौन सा क्वांटम नंबर है जो सबशेल क्वांटम नंबर भी कहलाता है, वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये हमें सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है।
माय डियर स्टूडेंट, ये जो एज़ीमुथल क्वांटम नंबर है, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड, इसके और भी नाम हैं, दिस वन आल्सो कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। हम इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहते हैं। स्टूडेंट हम इसे ना सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और तीसरी बात हम इसे सबशेल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल? जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए ना, जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए, कंपेयर का क्वेश्चन आए, जब भी डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आए, तो आंसर मस्ट बी इन टेबुलर फॉर्म। तो आप टेबल बनाते हैं, टेबल में आप एक तरफ स्टूडेंट आप ऑर्बिट लिखते हैं, ऑर्बिट, दूसरी तरफ आप इसमें ऑर्बिटल लिखते हैं, जिनका आपने ना डिफरेंस बताना है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल। कम से कम 3 से 4 पॉइंट्स तो बताओ ना। पहले आप इनके डेफिनेशन करें, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट की डेफिनेशन, अ डेफिनेट पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, where the electron revolve, that is called the orbit. ऑर्बिटल की डेफिनेशन में आप क्या कहेंगे? A 3-dimensional space around the nucleus where there is probability of electron is maximum. दोनों की डेफिनेशन। दूसरी बात, ऑर्बिट दिस वन इज नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। नॉन डायरेक्शनल, मैंने बात क्या की है डेफिनेशन के बाद, दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं कि ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल, एंड दिस वन इज डायरेक्शनल इन नेचर, डायरेक्शनल इन नेचर। तीसरी बात आप करेंगे ऑर्बिट के अंदर शेप की बात करो। शेप, ऑर्बिट जो है ये सर्कुलर इन शेप है, सर्कुलर, जबकि जो ऑर्बिटल्स हैं दे हैव डिफरेंट शेप्स। अगर आप इनकी शेप्स की बात करो, आप जानते हैं जो एस ऑर्बिटल है दैट हैज द स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप, जो पी ऑर्बिटल है दैट इज द डंबल शेप, जो डी ऑर्बिटल है दैट इज द सॉसेज शेप, जो एफ ऑर्बिटल है दैट हैव द कॉम्प्लिकेटेड शेप्स। तो तीसरी बात आप शेप की करें। चौथी बात वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप करेंगे कि ये जो ऑर्बिट है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके पास वो फार्मूला है ना 2n स्क्वायर। इस फार्मूला के मुताबिक फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैं इस फार्मूला के तहत, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स, तो आप जानते हैं कि जो एस ऑर्बिटल है दैट अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p orbital that accommodate maximum 6 electron, d orbital that accommodate maximum 10 electron, and f orbital that accommodate maximum 14 electron. ये चीजें आपने ज़हन में बिठानी होती है माय डियर स्टूडेंट। 3 से 4 पॉइंट्स, फिर आप बता दो कि ऑर्बिट जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बोहर ने दिया, ऑर्बिटल जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपके पास श्रोडिंगर और डिराक ने दिया। ये कुछ बातें थी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों का वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या है। पहले मैं एनर्जी एंड वेवलेंथ इनका रिलेशन देखता हूं माय डियर स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स हमें कहता है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, ये, और आप जानते हैं ये जो न्यू है, मैं ये आपको न्यू दैट इज इक्वल टू C ओवर लैम्डा C। अगर आप इसकी वैल्यू यहां पुट करें और इसको पहले इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे ना तो H न्यू आ जाएगा। अब न्यू की वैल्यू पुट करें, न्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास इज इक्वल टू H C बाय लैम्डा। मैं किसका रिलेशन जानना चाहता हूं, मैं एनर्जी का किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। तो रिलेशन क्या बना, एनर्जी का वेवलेंथ के साथ रिलेशन जो है वो इनवर्स बना। अब दूसरी तरफ आए,
फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इसका, माय डियर स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और अगर यहां पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करें तो न्यू इज दैट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, यानी वही रिलेशन जो एनर्जी का वेवलेंथ के साथ था वही रिलेशन यहां पे फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ है। आई मीन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ वेव की कम होगी। व्हाट स्पीशीज आर फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ न्यूट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब फ्री न्यूट्रॉन का डिके होता है, फ्री न्यूट्रॉन, इसका आप क्या करेंगे, डिके, जब फ्री न्यूट्रॉन का डिके होगा तो आपके पास 3 स्पीशीज बनेगी। एक आपके पास आएगा प्रोटॉन, तो मैं इसको +101 लिखूंगा। एक आपके पास आएगा इलेक्ट्रॉन को स्टूडेंट मैं -10 लिखूंगा। एक आपके पास आएगा न्यूट्रिनो, 0 और 0, यानी ये आपके पास आ गया न्यूट्रॉन, इसका डिके हुआ, यू हैव द प्रोटॉन, यू हैव द इलेक्ट्रॉन एंड यू हैव द न्यूट्रिनो। माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम आयन आर मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी हाइड्रोजन और हीलियम आयन दोनों में, इसमें मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है? मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है कि दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम आयन में, वैसे तो हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब आप 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो फिर आपके पास हीलियम आयन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, और दोनों को हम क्या कहते हैं? मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशीज। बट द साइज ऑफ हीलियम आयन इज स्मॉलर देन हाइड्रोजन एटम, यानी हीलियम आयन इसका साइज छोटा है और हाइड्रोजन एटम का इसके मुकाबले में साइज क्या है? बड़ा है। वो कहते हैं इसकी रीजन बताएं। अगर आप बोहर एटॉमिक मॉडल्स के बेस पर जो कैलकुलेशन है उनकी तरफ आए, आपके पास ये ना एक फार्मूला बनता है, R स्टैंड फॉर द रेडियस, N फॉर द नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो Rn दैट इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर Z ओवर, ये जो n स्क्वायर है, n दैट रिप्रेजेंट द ऑर्बिट, किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? अब हाइड्रोजन हीलियम इसमें एक ही ऑर्बिट है, तो इसका मतलब है फॉर बोथ द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, दोनों के लिए n की वैल्यू 1। अब Z क्या है? Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, Z इज एक्चुअली द एटॉमिक नंबर, एंड एटॉमिक नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन। इट मींस मैं यहां 2 बातें करूंगा। मैं कहूंगा जी नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं P से लिख देता हूं, ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम, इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद, इसको मैं Z से जाहिर करूंगा, और ये है 1 प्रोटॉन। और सिमिलरली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हीलियम आयन, तो हीलियम आयन की सूरत में आपके पास ये 2 प्रोटॉन होते हैं। अब काम क्या करना है? आपने यही इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए ले लें, तो RH 0.529 n फॉर बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर ओवर हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 लिखूंगा, ये मेरे पास है। और स्टूडेंट अगर 1 का स्क्वायर 1 ओवर 1, तो ये आपके पास आंसर आ गई 0.529 एंगस्ट्रम, ये आपके पास है। एक और चीज जो मैं आपके गोश गुजार करूंगा, और वो है हीलियम के लिए। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल सेम, अगर आप लेते हैं ये 0.529 और हीलियम के लिए n की वैल्यू वो 1 होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की हम बात करते हैं, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ना Z फॉर हीलियम द वैल्यू ऑफ Z इज 2, यहां 2 पुट करें, तो इसको सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे द आंसर विल बी 0.2645 एंगस्ट्रॉम। अब हाइड्रोजन एटम, उसका ये रेडियस आपके पास है 0.52, और हीलियम आयन उसका ये रेडियस आ गया 0.26, यानी ये 52 है, ये 26 है, डेफिनेटली ये वैल्यू बड़ी है। तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि ये जो हीलियम एटम है, इसका जो रेडियस है, साइज है,
वो बड़ा है किससे? रेडियस ऑफ हीलियम आयन। और ये मैंने मैथमेटिकली प्रूव भी किया। माय डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ द वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल आर रिलेटेड टू द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। दो चीजें वो कह रहे हैं जी कि वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं? लैम्डा, और मोमेंटम, मोमेंटम को हम p भी कहते हैं, और मोमेंटम जो है वो mv होता है। इनका आपस में क्या रिलेशन है? तो इट शुड बी केप्ट इन माइंड अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगले, इक्वेशन। डी ब्रोगले की इक्वेशन क्या है? डी ब्रोगले इक्वेशन है लैम्डा दैट इज इक्वल टू h ओवर mv। अब इसमें लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द डी ब्रोगले वेवलेंथ। h क्या है? h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आपके आनी चाहिए। m क्या है? m इज द मास ऑफ पार्टिकल। v क्या है? v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और mv दोनों ले लें, दैट इज द mv, दोनों को आप क्या कहेंगे? दैट इज द मोमेंटम। अब ना रिलेशन किस किस का है? रिलेशन वो पूछ रहा है, बताएं कि लैम्डा का वेवलेंथ का mv के साथ क्या रिलेशन है? तो भाई लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mv, आई मीन mv मीन मोमेंटम, आई मीन वेवलेंथ हैज इनवर्स रिलेशन विद द मोमेंटम। अगर मोमेंटम ज्यादा होगा वेवलेंथ कम होगी, यानी अगर हैवी पार्टिकल होगा तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, अगर लाइटर पार्टिकल होगा तो उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव द क्वेश्चन स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके स्टेटमेंट मांगेंगे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? स्टेटमेंट और मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। तो आप चैप्टर में पढ़ते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, ये बात है, to measure simultaneously both the exact position and momentum of a microscopic particle with certainty। यानी मोमेंटम और पोजीशन को एग्जैक्टली एक ही वक्त में मालूम करना यकीन के साथ, सर्टेनिटी, ये इम्पॉसिबल है। ये इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h ओवर 4 पाई। What is delta x? Uncertainty in position. What is delta p? Uncertainty in a momentum. My dear student, इस लेक्चर में हमने चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है उसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन काफी हद तक जो है ना उनको किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।